हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था सॉम का सिलेबस एनालिसिस। इस क्लास में हम लोग पहला यूनिट सॉम के पहले यूनिट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये कुछ लिखा नहीं है मैंने, सिलेबस ही लिखा है कि डिप्लोमा के मैकेनिकल और सिविल में, या पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि बीटेक हो या डिप्लोमा हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चाहे बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है पहला चैप्टर है। और देख सकते हो पहला ही चैप्टर सबका कॉमन है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, मिल जाएगा सारा का सारा सिलेबस। मैं बताता चलूँगा कि इसमें यहाँ पर कौन से पढ़ना है। हालांकि सभी पढ़ना है। अगर यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूँ तो यहाँ जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे सिग्मा कहते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या इसका क्लासिफिकेशन है, या डायग्राम है, मोर सर्कल यहाँ पर है। इनमें फर्स्ट यूनिट में मोर सर्कल नहीं पढ़ना है, डिप्लोमा वाले में फर्स्ट यूनिट में मोर सर्कल नहीं है, शायद आगे आएगा डेफिनेटली आएगा। तो और वेरियस लोड्स हैं, यहाँ भी लोड्स हैं। तो तकरीबन हुक्स लॉ यहाँ भी है, हुक्स लॉ यहाँ भी, हुक्स लॉ। तो तकरीबन सारी चीज़ें हैं। इसमें थर्मल स्ट्रेस है, इसमें भी थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना, और टेम्परेचर स्ट्रेस भी कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो और कंपोजिट बार है यहाँ पर, यहाँ भी वेरियस लोड के अंदर टेपर्ड बार, कंपोजिट बार सब तरह के आएगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी कि लोड कैसा, लोड और कैसा, लोड पे भी डिपेंड करता है स्ट्रेस, और किस पे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक अपना है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हाँ, एक और बात, सिविल डिप्लोमा वालों में तो मैंने जैसे बताया था, नाम क्या है उसका, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स उसका नाम है। जो सब्जेक्ट है हमारा सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सॉम डिप्लोमा में जो इसका नाम है वो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, बात वही है, सेम है। पहला यूनिट डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए पहला टॉपिक, और टॉपिक का नाम है, पहला यूनिट का नाम ही है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। किसी में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लिखा होगा, और कहीं पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से सिंपल लिखिए या न लिखे, उसमें अंदर में जाकर के थोड़ा बहुत चेंजेस है, इस यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये पॉइंट समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, सिंपली अगर हम स्ट्रेस कहते हैं तो क्या मतलब होता है, और अगर हम इस टर्म में बात करते हैं, इंजीनियरिंग के टर्म में बात करते हैं, ठीक है, ये बीटेक और डिप्लोमा दोनों का सिलेबस है जैसे मैंने भी बताया। और अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग के टर्म में तो स्ट्रेस का क्या मतलब है, और अगर सिंपली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल, अगर हम लोग स्ट्रेस बोलें, स्ट्रेस तो हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस हो गया है, तो क्या मतलब होता है उसका। बहुत सिंपल, सब जानते हैं कि मतलब एक्सटर्नल कोई कुछ आ रहा है दिमाग में, और उसको रोकने के लिए, अपोज करने के लिए हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी तकरीबन सेम है, तकरीबन क्या, बल्कि पूरा ही सेम है। क्या होता क्या है स्ट्रेस, हम लोग देखते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि एक हमारे पास बॉडी है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी बेसिकली वो बॉडी जो कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के अपना जो शेप है वो चेंज खुद ना करे, मतलब ये एक बॉडी है, ये अपना शेप अगर खुद चेंज नहीं कर दिया तो ये रिजिड है। हाँ, हालांकि अगर फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी बॉडी अपना शेप चेंज करेगी ही करेगी, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो, है ना। लेकिन अपने तरफ से ये कोई अपने आप चेंज ना करे तो वो रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी को लेकर के ही हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना एक बॉडी है, इस बॉडी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस पे मैंने लगाया एक फोर्स। दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है बैलेंस फोर्स, एक कंडीशन हो सकता है अनबैलेंस फोर्स का।
तो एक कंडीशन मैंने मान लिया यहाँ पर जितना फोर्स लगाया है, सपोज 10 किलो न्यूटन, और इधर से भी 10 किलो न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक है। दूसरा कंडीशन होएगा, यहाँ 10 किलो न्यूटन फोर्स लगाया और इधर कितना लगाया, 5 किलो न्यूटन फोर्स लगाया। तो अब दिमाग हम लोग लगाएं, इधर ज़्यादा फोर्स लगाया, इधर कम फोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है इधर इधर खींचती हुई चली जाएगी बॉडी, है ना। इस ठीक इसी तरह से होएगा। तो अगर बॉडी इधर इधर इस कंडीशन में इधर बॉडी खींचती हुई चली जाएगी 5 किलो न्यूटन के फोर्स से, क्योंकि ये इधर 10 है और इधर 5 है, 10 किलो न्यूटन से उधर जा रही है, 5 से हम रोक रहे हैं, तो 5 और 5 बचा ना यहाँ पर, तो 5 से वो उधर ही खींचती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर तो नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला, यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला, ठीक है। अब स्ट्रेस आएगा कहाँ, जहां पर बॉडी के दोनों तरफ एक बैलेंस फोर्स लगा हुआ हो। द फर्स्ट पॉइंट इज कि दोनों तरफ बैलेंस फोर्स लगा हुआ होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये फोर्स लगा हमारे पास, तो पहला पॉइंट हुआ कि जब एक बॉडी के ऊपर अपना कोई फोर्स नहीं बल्कि एक्सटर्नल फोर्स एक लगाया जाता है, और उसमें मैंने बात बता दिया कि बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। जब तक वो बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगाता है, तो बॉडी क्या करती है, टूटने से पहले पहले तक, ये टूटने से पहले पहले तक जो है अपनी तरफ से एक इसके अपोजिट फोर्स लगाती है, इसके अपोजिट। अब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसकी बात मैं करूंगा अगर, तो मैं अगर इसको ऐसे खींचूंगा तो ये क्यों नहीं टूट रही, वो इसलिए नहीं टूट रही कि मेरे फोर्स के अपोजिट मैं अगर इसको खींच रहा हूं तो ये उल्टे डायरेक्शन में अगर इधर खींचूंगा तो वो उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस बॉडी के कहीं भी अंदर जाकर के बैठ जाऊं, तो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कहीं भी जाके बैठ जाओ, तो पता चलेगा बॉडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, तो बॉडी ऐसे एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को मेंटेन करके रख रही है। जैसे इसका एग्जांपल एक और समझते हैं। जैसे ये एक कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, आपने उसको धक्का लगाया, ठीक है। ये एक बॉडी है, एक आदमी है, इसको मैंने धक्का लगाया, ये इधर नहीं जा रहा है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ये उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना मैंने इस पे फोर्स लगाया। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों तरफ से अगर लग रहा है तो ये बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर मैं टेंशन दे रहा हूं तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी अगर मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको टेंशन देने तो ये कंपैरिजन करेगा और सेम अमाउंट से करेगा, ठीक है। और अगर ये कब तक बर्दाश्त करेगा, जब तक कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर है। जितना ये बॉडी फोर्स लगा सकती है और मैक्सिमम कितना लगा सकती है उसको क्या कहते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझें कि जब तक ये बॉडी फोर्स लगाती रहेगी तब तक ये बाकी रहेगा। जब ये बॉडी फोर्स लगाना छोड़ देगी, जितना इसकी कैपेसिटी है उतना ही फोर्स अगर ये रहा तब तक ये बॉडी बर्दाश्त करेगी। अगर इससे एक ज्यादा हो गया, 1 न्यूटन भी ज्यादा हो गया, तो ये बॉडी टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है, डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो बॉडी के टूटने के पहले पहले तक ये अपनी तरफ एक क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है, प्रतिरोधक बल लगाती है, रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है, प्रतिरोधक बल लगाती है, प्रतिरोध करती है, रेजिस्टेंस करती है, रेसिस्ट करती है ना, अपोजिट फोर्स लगाती है। वो अपोजिट फोर्स जो है रेजिस्टेंस फोर्स कहलाता है। अब इस बॉडी को मैं ऐसे मान लेता हूं, इस बॉडी को ऐसे मान लेता हूं, ये बॉडी ऐसे है, यहाँ पर रेक्टेंगल इसका फेस है और इस फेस पर मैंने फोर्स लगाया है, इस फेस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये हमारा रेजिस्टेंस फोर्स टूटने से पहले पहले तक जो रेजिस्टेंस फोर्स है इस फोर्स के बराबर रहेगा। तो जो है स्ट्रेस होता क्या है, तो इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, रेजिस्टेंस फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया।
इन दोनों का रेशियो होता है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? सिग्मा से। कौन कुछ बातों का जो ख्याल रखना है वो अभी मैं बताऊंगा, पहले इतना समझिए, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और ये जो अपना लोड है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, उसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं, या F से डिनोट कर लीजिए, P से डिनोट कर लीजिए। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ACS मतलब क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या क्या कौन सा एरिया है? तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट परपेंडिकुलर एरिया जो होता है दैट विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। लेट मी राइट हियर SIGMA, this is sigma, and this P is what? Internal resistance force. Internal resistance force. Internal resistance force. Or what is this? Cross sectional area. Cross sectional area, है ना। कौन सा एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल? अभी बताया। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये वाला, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये वाला, और इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऐसे खींच रहे हैं तो ये वाला एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल रहेगा, ये वाला अगर ऐसे लगा रहे हैं फोर्स तो, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट परपेंडिकुलर एरिया जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब तो पहली बात कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, द बॉडी अप्लाइड एन इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट करती है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी क्रिएट करती है एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। दैट इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स upon cross sectional area. What is this cross sectional area? The area which is perpendicular to the direction of force. That cross sectional area, the internal resistance force upon that cross sectional area, this ratio is called sigma, यानी स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस किसे कहते हैं? when an external load is applied on any body, ठीक है, the body create a internal resistance force, the body applied an internal resistance force, that internal resistance force upon cross sectional area is called stress। बात क्या ध्यान में रखना है? पहली बात मैंने बताई कि ये बॉडी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कहना है, फोर्स नहीं कहना है। फोर्स तो हम लगा रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो वाला फोर्स नहीं, वो वाला फोर्स नहीं, फिर वो प्रेशर में चला जाएगा। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो वाला फोर्स नहीं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में जो बॉडी लगाती है दैट वन फोर्स, ठीक है। तो पहली बात तो यही बोलनी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स फ्रॉम द बॉडी अप्लाइड फ्रॉम द बॉडी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये नहीं बोला तो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा बता रहा हूं। इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में। अब ये क्या है? ये क्या है? तो देखिए जब इसको हम खींचेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने क्या लिख दिया। जब हम इसको खींचेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो पतला होता जाएगा, ठीक है होएगा। और ये वाला पार्ट जो है थोड़ा चौड़ा, मतलब ये लंबाई बढ़ती जाएगी, चौड़ाई घटती जाएगी, क्योंकि हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रही है तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा। हो सकता है वो चौड़ाई कम हो, लंबाई ज्यादा हो, तो मतलब डिफॉर्मेशन होएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अगर पतला होता जा रहा है तो एरिया तो कम होता जाएगा, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में हम लोग कह रहे हैं? तो दो, जब आगे बढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन आएगा, और क्लासिफिकेशन में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं उसका क्रॉस सेक्शन जब बदलता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, तो उसको कौन सा स्ट्रेस कहते हैं। और इस डायरेक्शन में ही अगर फोर्स लगा रहे हैं
तो यहाँ भी तो चेंज होएगा, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ चेंज होएगा, फोर्स लगेगा। तो इस वाले डायरेक्शन के स्ट्रेस को क्या बोलेंगे और इस वाले डायरेक्शन के स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ये बाद में आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बोलना जरूरी है। इस वाले डायरेक्शन के स्ट्रेस को अलग नाम देते हैं और इस वाले डायरेक्शन के स्ट्रेस को एक अलग नाम देते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के स्ट्रेस को अलग नाम देते हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से एक अलग डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा उसको एक अलग नाम देते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वगैरह वो बाद में आएगा। फिलहाल अपने को जो समझना है वो यही समझना है कि इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग इन अ पार्टिकुलर प्लेन, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। फिर से मैं दोहरा देता हूं और अभी लिख भी दूंगा, पहले दोहरा देता हूं। सबसे पहले पूछा जाएगा और बहुत बहुत दफा पूछा जाता है इंटरव्यू में, ट्रस्ट मी, जितने भी इंटरव्यू मैंने पर्सनल जितने दिए हैं और जितने भी लोग देते हैं वो भी बताते हैं कि स्ट्रेस तो भाई पूछा ही जाता है। अगर आपने कह दिया ना कि आपका, वो वैसे पूछते हैं जब भी इंटरव्यू देने जाते हो, तो अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो वो पूछते हैं कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सॉम कह दिया तो सॉम का ये टॉपिक तो भाई छूटना नहीं है। थर्मो कह दिया तो उससे फिर वही क्या कहते हैं उसे, लॉ तो है ही, और अरे मैं नाम ही भूल गया बहरहाल याद आएगा तो जरूर बताएंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जरूर पूछते हैं और इसमें क्या क्या पूछते हैं। अभी स्ट्रेन में हम लोग पहुंचे नहीं हैं, अभी स्ट्रेन में हम लोग पहुंचे नहीं हैं, अभी हम लोग सिर्फ इसमें हैं, स्ट्रेस में हैं और इस क्लास में पूरा स्ट्रेस ही समझेंगे। स्ट्रेस ही समझ के जो है हमको, क्योंकि स्ट्रेस समझ में आ गया तो ये तो समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बार बोलता हूं मैं, जब एक बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी उस फोर्स के अपोजिट में एक इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स क्रिएट करती है। वो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एरिया, इज कॉल्ड स्ट्रेस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इस वाले डायरेक्शन में बोलेंगे तो एक अलग नाम होगा, इस वाले डायरेक्शन में बोलेंगे तो एक अलग नाम होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो एक अलग नाम होगा, इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो अलग नाम होगा, ठीक है। तो वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो बस इतना याद रखना है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। बस ये हो गई बात, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। होप क्या समझ में आ गई होगी बात। ये स्ट्रेस था, बस ये समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इसको लिख लेते हैं। तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन अ बॉडी इज, बॉडी और रिजिड बॉडी हम लोग लिख लेते हैं। रिजिड बॉडी मैंने बताया क्या होता है, जो अपने आप अपना शेप चेंज नहीं करती है, दैट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू या applied a force, then when a force is applied on a subject, on a body, कैसे भी कह लो, वो तो लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी डेफिनेशन याद नहीं रहने वाला है, तो अपने मन से ही लिखोगे, ठीक है। बस मैं बता देता हूँ, when a rigid body is subjected to a force, an external force लिख लेते हैं, an external force, ताकि याद रहे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी अप्लाइड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। अच्छा, ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर फोर्स ही हो। ये बेंडिंग हो सकता है, ये शेयर हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है, किसी भी तरह का ये फोर्स हो सकता है। जब हम लोग टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे तो वहां देखेंगे कि किस किस तरह का फोर्स हो सकता है। मेरा अभी देखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, दिस
इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, a क्रॉस सेक्शनल एरिया is called stress, or we can say that the ratio of this internal resistance force to the cross sectional area is called stress. ठीक है, और इसको इसमें मैंने इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लिखा, इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गई। अब स्ट्रेस के बारे में दो तीन बातें और स्ट्रेस खत्म नहीं होएगा, वैसे आएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या है, दो चार बातें कि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस जो होता है ये कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। अब ये टेंसर क्या है, सबको टेंशन होने लगे होगा कि ये टेंसर क्या है। तो देखिए स्केलर पड़ा होगा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। परिमाण हो जिसमें, उसको स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि बोलते हैं। ऐसे पढ़ा होगा डिप्लोमा में, बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ के आते हैं, तो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दीजिए। वेक्टर सदिश राशि पढ़ा होगा, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए होता है। स्केलर में मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए होता है, और इसमें क्या चाहिए होता है? टेंसर क्वांटिटी को क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, साथ में प्लेन भी चाहिए। तो जब हम लोग प्रिंसिपल प्लेन पढ़ेंगे और प्लेन स्ट्रेस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि इसको टेंसर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये टेंसर क्वांटिटी रहती है, याद है। कोई अगर पूछ दिया वेक्टर होती है कि स्केलर होती है क्वांटिटी, तो ना वेक्टर होती है ना स्केलर होती है। जो स्ट्रेस क्वांटिटी है दैट इज टेंसर क्वांटिटी। ओके ओके, अच्छा, जब हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे तो स्ट्रेन से हम लोगों को समझ में आएगा कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता। नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, मेजर नहीं किया जा सकता। ये क्या बात हुई भाई, मेजर नहीं कर सकते तो पढ़ क्यों रहे हैं? तो भाई मेजर डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, पहले हम लोग स्ट्रेन मापते हैं और स्ट्रेन से फिर स्ट्रेस मापते हैं। तो ये क्या कैसे होता है बाद में बताऊंगा, जब स्ट्रेन पढ़ लेंगे तब बताएंगे कि स्ट्रेन गेज होता है। स्ट्रेन गेज लगा करके उसको मेजर किया जाता है, फिर उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगा करके उसका स्ट्रेस निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो समझेंगे, टेंशन की बात नहीं है। बस बहरहाल यहाँ पर ये याद रखें कि डायरेक्ट इसको मेजर नहीं किया जा सकता। और स्ट्रेस जो होता है, एक और बात ये कि इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल क्वालिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल की जो क्वालिटीज होती हैं उनसे ये इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब ये कि देखिए मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्वालिटी या प्रॉपर्टी सेम है, चलो प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ज़्यादा शायद समझ में आ जाए। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बीएन में पढ़ के आए थे 14 प्रॉपर्टीज, तो उनमें से उन सारी प्रॉपर्टीज से ये आज़ाद है बिल्कुल। क्या मतलब ये कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हम लोग बात करें ऐसे हम लोग लगा रहे हैं ई, अगर मान लेते हैं कोई भी एक प्रॉपर्टी वेरी कर रहा है, कोई भी एक कोई प्रॉपर्टी है और यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है, तो इसमें जो है ना सिग्मा चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? इसके क्रॉस सेक्शन पे और इसके फोर्स से, जो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है उस पर। तो अगर यहाँ पर P है और ये क्रॉस सेक्शन A है, तो चाहे यहाँ पर लो, क्योंकि यहाँ पर E1 है
ये जो प्रॉपर्टी है वो इवन है, कोई एक प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड इवन कोई प्रॉपर्टी है, बाद में समझ में आएगा ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं। ई क्या है, अभी इतना समझो कि ई कोई भी एक प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर कुछ और है, मान लेते हैं 1.5 है, यहाँ पर जाते जाते 1.7 हो गया, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे सिग्मा डिपेंड नहीं करेगा। सिग्मा सिर्फ और सिर्फ फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स की वजह से जो इंटरनल फोर्स आया है वो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही होगा, क्योंकि हम अंदर की तो बात ही नहीं कर रहे, अंदर में जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है वो, और इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी मैंने लिखा है। स्ट्रेस के बारे में इतनी सारी चीजें जो हम लोगों को पढ़नी है वो मैंने बता दिया। एक चीज और, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने कोई एक मटेरियल ले लिया, क्योंकि गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इससे, जो अभी मैंने बताया उससे गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। एक मटेरियल ले लिया, इस पे ये पी फोर्स लग रहा है, और ये मटेरियल मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है। दूसरा कोई कॉपर का मान लेते हैं, कॉपर का एक मटेरियल ले लिया और फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। ये हो गया, ये मान लेते हैं कॉपर का हो गया, मान लेते हैं, मैंने बना लिया। तो ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी जो सिग्मा, अच्छा सेम फोर्स मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, और सेम क्रॉस सेक्शन कर लिया है, हालांकि ये एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब सिग्मा निकालूंगा ना, तो सिग्मा में हमको पी चाहिए यानी फोर्स चाहिए, और एरिया चाहिए। इसमें भी अपने को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। तो देख लो सिग्मा सेम आया, हालांकि ये एल्यूमिनियम है ये कॉपर है, ठीक है। तो सिग्मा सेम आएगा, यानी स्ट्रेस सेम आएगा। तो स्ट्रेस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। जो पहले क्वेश्चन बताया था मैंने, यहां से यहां तक प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, तो सिग्मा कितना होएगा वो गेट में क्वेश्चन पूछे हुए था। जब बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो चीज़ें डिस्कस करेंगे, और 2-4 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेस के से रिलेटेड क्वेश्चन और फिर स्ट्रेन, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।